हेलो स्टूडेंट। आज हम बैलेंस्ड सेक्शन के न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे सॉल्व होता है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके न्यूमेरिकल्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है एक बैलेंस सेक्शन गिवन है। बैलेंस सेक्शंस में इसमें सेक्शन का जो हमारा बीम है, बीम का बी दिया हुआ है, बीम का विड्थ और बीम का इफेक्टिव डेप्थ, बीम का विड्थ, और इसमें दिया है सिग्मा ऑफ सीबीसी परमेसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट। और इसके अलावा गिवन है परमेसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, और परमेसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील के बाद इसमें गिवन है मॉडुलर रेशियो। ठीक है, इन सारे चीज़ हमें गिवन है। इसके बाद हमें निकालना है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, लीवर आर्म, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी बैलेंस सेक्शन या कोई बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, कोई भी सेक्शन गिवन है तो सबसे पहले हम उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। कोई भी सेक्शन है, किसी भी सेक्शन के लिए हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, और उस न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हमें स्ट्रेस डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम, और वो स्ट्रेस डायग्राम होगा बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद अगर परसेंटेज ऑफ स्टील पहले से गिवन है या फिर स्टील का एरिया गिवन है तो उस केस में हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ साथ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। अगर हमारे पास बीम में स्टील का एरिया नहीं गिवन है और स्टील का एरिया पूछा है या फिर स्टील का कितना रिक्वायर्ड होगा ये पूछा है, तो उस केस में हम बैलेंस सेक्शन मान के चलेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हमारा बैलेंस सेक्शन के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस्ड सेक्शन है, और एज पर द बैलेंस सेक्शन हम स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूट्रल एक्सिस। किसी भी बीम के लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस और बी परसेंटेज ऑफ स्टील गिवन है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं गिवन है तो सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, और सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लिए। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है? बीम का स्ट्रेस डायग्राम जो कि अपने परमेसिबल स्ट्रेस, स्टील पहुंचेगा अपने परमेसिबल स्ट्रेस तक और कंक्रीट अपने परमेसिबल स्ट्रेस तक पहुंचेगा। फिर इस पे जो भी जहां भी टेंशन और कंप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो होगा, जिस भी सेक्शन में, सेक्शन के जिस भी लाइन में, जिस भी प्लेन में या जिस भी लाइन में हमारा, जिस भी प्लेन में जिस भी लाइन में कंप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो या फिर टेंशन इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे या फिर उस लाइन को बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। अब न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कैसे करना है? न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज़ करेंगे। स्ट्रेस डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं। दो ट्रायंगल में न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है, उसको मान के चलते हैं हमारा एक्स है, और इस ट्रायंगल का जो टोटल डेप्थ है, इस ट्रायंगल का जो या फिर इस स्ट्रेस डायग्राम का जो टोटल डेप्थ है वो है डी। अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम मान के चलते हैं एक्स, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी डेप्थ होगा वो हो जाएगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ माइनस न्यूट्रल एक्सिस, डी माइनस एक्स, न्यूट्रल एक्सिस डी माइनस एक्स एंड एक्स। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का हाइट इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस, सेकंड ट्रायंगल का बेस और सेकंड ट्रायंगल का हाइट। अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अब इन दोनों को इक्वेट करके इसमें जो भी वैल्यू गिवन है, सिग्मा ऑफ सीबीसी गिवन है। सिग्मा ऑफ सीबीसी कितना है? यहाँ पे सिग्मा ऑफ सीबीसी गिवन है, आप देख सकते हैं सवाल में 5 N/mm²। सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है, सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है। अगर हमारा एम का यूज़ है तो फिर वहाँ पे एम का यूज़ करेंगे जो कि है मॉडुलर रेशियो। अगर नहीं है तो बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ
हमें क्या क्या गिवन, क्या क्या डी सेक्शन का डी गिवन है, सेक्शन का सीबीसी गिवन है, सिग्मा सेक्शन का एसटी गिवन है। सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्मा ऑफ सीबीसी के वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक्स की वैल्यू गिवन है, सॉरी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है, सिग्मा ऑफ एसटी कितना हो जाएगा, अगर हम सिग्मा ऑफ एसटी और सिग्मा ऑफ सीबीसी, सिग्मा ऑफ एसटी अपॉन एम, इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, सिग्मा ऑफ ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें और इसको हम सिग्मा ऑफ एसटी के, सिग्मा ऑफ सीबीसी के फॉर्म में लिखें, सिग्मा ऑफ एसटी को अगर हम सिग्मा ऑफ सीबीसी की फॉर्म में लिखें तो वो हो जाता है सिग्मा ऑफ एसटी अपॉन एम। इट इज़ द रेशियो ऑफ, मॉडुलर रेशियो है स्टील का स्ट्रेस और कंक्रीट का स्ट्रेस, दोनों के स्ट्रेस का जो कि रेशियो होता है वो हो जाता है हमारा एम, मॉडुलर रेशियो। तो सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिग्मा ऑफ सीबीसी, सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, डेप्थ की वैल्यू डी के टर्म से हमें फाइंड आउट करना है एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद ये कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स का वैल्यू 0.4D आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। फिर आगे देखते हैं, सेकंड स्टेप है लीवर आर्म, सेकंड पार्ट है लीवर आर्म कैलकुलेट करना। अब लीवर आर्म होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड सेंट्रोइड ऑफ टेंसाइल फोर्स। लीवर आर्म का डेफिनेशन अगर हम देखें और इसे समझने का कोशिश करें तो ये कुछ नहीं है, ये है जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्सेस का सेंट्रोइड और जो भी टेंसाइल फोर्सेस है, टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रोइड, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस का सेंट्रोइड और टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रोइड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा लीवर आर्म। अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे देखते हैं। जितने भी हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस जितने भी आ रहे हैं वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का कंक्रीट रजिस्ट कर रहा है। और जितने भी टेंसाइल फोर्सेस आ रहा है वो आ रहा है इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे क्या है, इस सेक्शन पे हमारा स्टील। जितने भी टेंसाइल फोर्सेस आ रहा है वो हमारा स्टील रजिस्ट कर रहा है। और जितने भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहे हैं, जितने भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहे हैं उसको हमारा जो रजिस्ट कर रहा है वो है कंक्रीट। अब इस स्ट्रेस डायग्राम में देखते हैं कि उसका सेंट्रोइडल कहाँ पे होगा, जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहा है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा और जो भी टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रहा है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा लीवर आर्म। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल का जानते हैं कि अगर हम टॉप से देखें, अगर इसकी डिस्टेंस है एक्स, अगर इसके बेस साइड से देखें तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइडल होगा x/3 पे। तो जो हमारा कंप्रेसिव फोर्सेस है, जो कि हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस है वो इसके बेस से x/3 पे एक्ट करेगा। तो जो कंप्रेसिव फोर्सेस है वो x/3 पे हम एक्ट करा दिए। देन इसका जो टेंसाइल फोर्सेस है, टोटल टेंसाइल फोर्सेस है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है इसके इस एक्सिस पे, जो कि है टॉप से डी डिस्टेंस पे, टॉप से डी डिस्टेंस पे है, टॉप से डी डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अगर हम देखें, टॉप से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो वो है डी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है ये, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस, और जो हमारा जो हमारा टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रहा है, जितने भी स्टील हैं, स्टील के सेंट्रोइडल में टोटल टेंसाइल फोर्सेस आ रहा है। तो अब जो है कंप्रेसिव फोर्सेस का सेंट्रोइड हो जाएगा टॉप से x/3, और टेंसाइल स्ट्रेस का जो सेंट्रोइड होगा वो टॉप से होगा डी डिस्टेंस पे। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच के कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं d-x/3। तो d-x/3 हो जाएगा हमारा लीवर आर्म, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स एंड सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द टेंसाइल फोर्स। यहाँ से हमारा लीवर आर्म कैलकुलेट हो जाएगा। लीवर आर्म कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो डी के टर्म से हमारा लीवर आर्म आ गया, लीवर आर्म हो गया 0.87 इंटू डी। अब अगला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। नेक्स्ट पार्ट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट एक्चुअल में होता है
फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट होता है मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा जो बीम है अगर हम बीम में देखें, अगर ये हमारा बीम है, बीम में जो फोर्सेस आ रहा है, फोर्सेस आने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा, और इस बेंड होने की वजह से इसके बॉटम पार्ट में टेंसाइल फोर्सेस आएगा और टॉप पार्ट में कंप्रेसिव फोर्सेस आएगा। बॉटम पार्ट में टेंसाइल फोर्सेस आएगा और इसके टॉप पार्ट में कंप्रेसिव फोर्सेस आएगा। तो इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, या फिर इसके ये वाला डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्सेस आ रहा है, तो हमें डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारा ये वाला डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्सेस आ रहे हैं, या तो कंप्रेसिव आ रहा है या तो टेंसाइल आ रहा है, तो ये टेंसाइल फोर्सेस हो गया। और टेंसाइल फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लेना है। तो हम जब भी फाइंड आउट करेंगे, हमें जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, इस बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो लेंगे जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्सेस आएगा, कंप्रेसिव फोर्सेस आएगा। अगर टेंसाइल की बात करें तो इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्सेस आएगा, और डिस्टेंस लेना है ये, तो ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस हम हमेशा लेंगे लीवर आर्म को एज अ वर्टिकल डिस्टेंस या फिर एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे। अब इसके अलावा फाइंड आउट करना कॉम्प्रेसिव फोर्सेस या फिर टेंसाइल फोर्सेस। तो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस या फिर टेंसाइल फोर्सेस ये हो जाएगा हमारे पास जो भी कंक्रीट है, कंक्रीट में कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना होगा, इसका स्ट्रेस, इसके टॉप पॉइंट पे स्ट्रेस जो भी आ रहा है, स्ट्रेस सिग्मा ऑफ CBC, जो भी टॉप पॉइंट पे स्ट्रेस आ रहा है वो सिग्मा ऑफ CBC इनटू इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल के एरिया हम देखें, इस ट्रायंगल का एरिया देखें, इसके कंपेयर में इस ट्रायंगल का एरिया देखें, इस बीम के लिए इस ट्रायंगल का एरिया देखें, तो इसका हो जाएगा B/X/2। तो यहाँ पे स्ट्रेस इंटू जो मोमेंट है, वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्सेस क्या हो जाएगा, फोर्सेस हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, जो भी फोर्सेस है, फोर्सेस हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस है सिग्मा ऑफ CBC, एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया लेना है हमें, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा B/X। बी हो जाएगा इसका विड्थ, और एक्स हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। अब लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा Z, लीवर आर्म हमें एज ए डिस्टेंस के फॉर्म में लेना है। तो यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे हम स्टील के फॉर्म में निकालेंगे, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टील है वो नहीं गिवन है, तो स्टील भी फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा कंक्रीट के फॉर्म में, और कंक्रीट का हमें सब कुछ पता है, इसका कंक्रीट का एरिया पता है, कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस पता है, और लीवर आर्म पता है, सब कुछ पता है। परमिसिबल स्ट्रेस पता है सिग्मा ऑफ CBC, ये हो गया एरिया, और ये हो गया लीवर आर्म। स्ट्रेस तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। अब यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट होगा, सिग्मा ऑफ CBC की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा ऑफ CBC की वैल्यू रखेंगे 1/2, बी का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स जो हम फाइंड आउट किए हैं न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस वो हो जाएगा। फिर इसके बाद जेड क्या है हमारा, लीवर आर्म निकाल लिए। तो यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर हमें जो फाइंड आउट करना है, तीसरा पॉइंट है जो हमारा लास्ट है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है। हमारा जो आखिरी पॉइंट, हमारा जो लास्ट है, परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, हमारे पास बैलेंस्ड सेक्शन है, इस बैलेंस्ड सेक्शन का यूज़ करके हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे तो जस्ट परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं। अब हम
परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करना है। हमें परसेंटेज ऑफ स्टील किसके लिए निकालना है? बैलेंस्ड सेक्शन के लिए। और बैलेंस्ड सेक्शन क्या होता है? बैलेंस्ड सेक्शन वो होता है जहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्सेस है और वहाँ पे आने वाला टेंशन फोर्स है वो दोनों इक्वल हो जाए। तो कंप्रेशन फोर्सेस और टेंशन फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाए, उस केस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। तो बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हम सबको जो भी डाटा दिया है, अगर हमारे पास जो भी डाटा दिया है, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील पहले से नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। कभी भी ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन नहीं बनाना है। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन अगर हम बनाएंगे, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो सेक्शन है वो कंक्रीट में कंप्रेशन में फेल होगा, और कंप्रेशन में जो फेल होगा वो होगा हमारा कंक्रीट। और कंक्रीट जो है वो है ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट जो है वो है ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल फेलियर क्या होता है हमारे लिए? काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अचानक से फेल होगा तो बिल्डिंग गिरने के चांसेस होंगे। इसलिए कभी भी हम ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन नहीं बनाते हैं। हमेशा या तो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा या तो बैलेंस्ड सेक्शन होगा। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेक्शन हो वो अंडर एनफोर्स्ड हो, ताकि जो हमारा फेलियर हो, स्टील फेल हो, और स्टील फेल हो तो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है, तो हमें रिपेयरिंग करने का समय मिल जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर एनफोर्स्ड है या बैलेंस्ड सेक्शन है या ओवर एनफोर्स्ड है। तो ऊपर से जितने भी डाटा कैलकुलेट किए हैं वो हम मान के चलें कि बैलेंस्ड सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंप्रेशन फोर्सेस होता है वो होता है टेंशन फोर्सेस के इक्वल। तो यहाँ से हम कंप्रेशन और टेंशन को इक्वल कर सकते हैं। कंप्रेशन फोर्सेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है? सिग्मा ऑफ CBC। और एरिया इन कंक्रीट ब्लॉक के लिए हम ये स्ट्रेस डायग्राम का एरिया लेंगे। तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। और हाइट की वैल्यू कितनी है? x। 1/2 बेस इंटू हाइट है x। तो इस ट्रायंगल के फॉर्म में हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और इस एरिया में हम सिग्मा ऑफ CBC जो कि परमिसिबल स्ट्रेस है उसका मल्टीप्लाई कर दिए। और जो भी स्टील आने वाला है, स्टील में टोटल फोर्सेस कितना होगा? एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेस इन स्टील। एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ से हमें सिग्मा ऑफ CBC पता है, 1/2 पता है, x का वैल्यू पता है, और b पता है। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है, सिग्मा ऑफ ST हमें गिवन है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट हो गया। अब एरिया ऑफ स्टील में परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है। तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, पर 100। सेंट मतलब सेंचुरी, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब कि 100। तो हर 100 में हमें कितना स्टील देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो B/D हमारा एरिया है, तो B/D एरिया है, तो B/D एरिया में हमें इतना निकालना पड़ेगा। अगर सेंचुरी के टर्म्स में देखें, परसेंटेज निकालना है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। परसेंट जो कि B/D अपॉन 140, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा 0.71। ठीक है जी, 0.71। अब इसमें कुछ और डाटा गिवन है या फिर कोई भी और डाटा मिसिंग है? कोई भी एक डाटा गिवन है या कोई, अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टील्स निकालना है, मान के चलो अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टील निकालना है और फाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ स्टील निकालना है, फाई की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टील निकालना है और फाई की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टील निकालना है, फाई की वैल्यू गिवन है, और बी और डी की वैल्यू गिवन है। तब हम नंबर ऑफ़ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो नंबर ऑफ़ स्टील हो जाएगा n इंटू π/4 इंटू D²। ये हो जाएगा एक स्टील का एरिया, और ये हो जाएगा टोटल स्टील का एरिया, और टोटल स्टील का एरिया है हमारा B/D। तो B/D, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टील गिवन है, अगर डी का वैल्यू पूछे तो वहाँ से हम डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का भी, कोई भी एक वैल्यू गिवन होगा, और कोई भी दूसरा वैल्यू एक वैल्यू गिवन हो करके कोई भी अन्य वैल्यू पूछे तो वहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, और फिर इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल देख लेंगे इसका, और इसके बाद LSM हमारा कंप्लीट हो जाएगा।